नमस्कार साथियों, कबीरा क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि ये एनटीए क्या होता है, यूजीसी क्या होता है, नेट क्या है, जेआरएफ क्या है, सेट क्या है। इसके अलावा हम जानेंगे कि यूजीसी नेट जेआरएफ और सीएसआईआर नेट जेआरएफ में क्या फ़र्क होता है। हमें जेआरएफ करने से क्या फ़ायदा होता है, नेट करने से क्या फ़ायदा होता है, सेट क्यों किया जाता है, तो हम इन सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए हम इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात लेते हैं नेट के लिए। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये नेट क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या रहता है। ठीक है, कौन बच्चे इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, कौन इसको दे सकते हैं और ये क्यों दिया जाता है। नेट की बेसिकली अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसकी जो फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसकी जो फुल फॉर्म होती है, ये बेसिकली क्यों इसका टेस्ट दिया जाता है, उसका पीछे रीज़न होता है कि जो व्यक्ति या जो स्टूडेंट अपने करियर को हायर एजुकेशन में चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो हायर एजुकेशन में जा कर के पढ़ाएँ, तो उनके लिए सबसे मैंडेटरी पार्ट है कि वो अपना नेट क्वालिफाई करें। इनके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि आपके पास मास्टर्स होना चाहिए, यानी कि आपकी पीजी होना चाहिए। ठीक है, आपका क्या होना चाहिए, पीजी होना चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट के अंदर, प्लस आपका नेट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप किसी भी डिग्री कॉलेज में आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अभी इसके अलावा इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रहती है, कौन बच्चा इसको नेट को दे सकता है। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपके पास पीजी होना चाहिए। जनरल कैटेगरी में, जनरल ईडब्ल्यूएस में है तो आपको पीजी होना चाहिए विद 55% मार्क्स के साथ। ठीक, 55% के साथ आपका पीजी होना चाहिए। इसके बाद रिजर्वेशन की अगर बात करूं तो एससी एसटी और ओबीसी, इनमें आपको 5% का रिलैक्सेशन दे रखा है। तो इसमें अगर आपके पास 55% की जगह 50% भी मार्क्स हैं तो आप नेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और अपना करियर हायर एजुकेशन बना सकते हैं। ठीक है साथियों, इसके अलावा यदि मैं बात करूं रिज़ल्ट की, तो इसका जो रिज़ल्ट बताया जाता है, रिज़ल्ट जो रहता है कि आपका टोटल का जितने भी कैंडिडेट बैठेंगे उसका 6% इसका रिज़ल्ट रहता है। कि मान लीजिए कि ओवरऑल नेट कैटेगरी यानी कि नेट के लिए बच्चों ने इनरोलमेंट किया। एक एग्जांपल लेते हैं, 1 लाख बच्चे इसके लिए एग्ज़ाम के लिए बैठे। ठीक है, इस 1 लाख बच्चों का 6% जो भी होगा, ठीक है, 6% जो भी होगा वो क्या रहेगा, आपका नेट रहेगा। नहीं, 6,000 बच्चे आपके क्या रहेंगे, वो नेट क्वालिफाइड रहेंगे, ये नेट को क्लियर कर पाएंगे जो टॉप 6% रहेंगे। ठीक है, अब इनका जो क्या क्राइटेरिया क्या रहता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिजर्वेशन कैसे देते हैं, ये भी शायद किसी को क्लियर तरीके से नहीं पता है। सब लोग अपने अपने तरीके से बताते हैं, लेकिन वो ओवरऑल 6% इसका रिजल्ट देते हैं। चलिए साथियों, ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरा आता है जेआरएफ। जेआरएफ क्या होता है, इसके मैं बेनिफिट बताऊंगा, नेट के बेनिफिट क्या हैं, जेआरएफ के बेनिफिट क्या हैं, तो इसके लिए आप बने रहिए वीडियो में। ठीक है, जेआरएफ दूसरा हम लेते हैं टॉपिक जेआरएफ। जेआरएफ की फुल फॉर्म होती है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जूनियर रिसर्च फेलोशिप केवल उन्हीं बच्चों को दी जाती है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि नेट आपके 6% क्वालिफाई किए, जो बच्चे आपके टोटल पेड होते हैं उसका 6% आपका नेट क्वालिफाई करते हैं। इस 6% में जो टॉप 1% बच्चे रहते हैं, केवल उनको ये फेलोशिप दी जाती है। इस फेलोशिप से
आपको जब आपने JRF जिस ईयर आपने AF किया है उससे नेक्स्ट 2 ईयर तक आपको किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको PhD डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी के अंदर आपको एनरोलमेंट कर लेना होगा। यदि आपने 2 साल के अंदर अपना PhD में एडमिशन दे लिया कहीं पर, तो आपको PhD करने के लिए 35,000 आपको एज अ स्टाइपेंड या आपको फेलोशिप दी जाएगी। ये फेलोशिप बाद में जाके JRF की फेलोशिप बाद में जाके SRF बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं सीनियर रिसर्च फेलोशिप। इसमें आपका जो JRF का 35,000 है वो इंक्रीज होकर के 40 और 45 के अप्रॉक्स पहुँच जाता है। ठीक है, इसके लिए एलिजिबिलिटी वही सेम रहती है जो नेट के लिए रहती है। ठीक है, इसमें जो हम फॉर्म डालते समय जब क्लिक करेंगे तो नेट प्लस JRF, ठीक है, जब हम क्लिक करेंगे तो उस समय हमें नेट एंड JRF दोनों पे अपना टिक करना होगा। इसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है वो आपका एज क्राइटेरिया रहता है। एज जो जनरल कैटेगरी की इन्होंने दी हुई है वो आपकी 30 एज दी रखी है। अगर आप 30 साल तक हैं तो आप JRF का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें अटेम्प्ट अनलिमिटेड होते हैं लेकिन एज क्राइटेरिया रहता है। नेट आप लाइफ टाइम दे सकते हैं लेकिन JRF आप 30 उम्र तक दे सकते हैं। इसके अलावा वुमेन, OBC, SC और ST के लिए रिजर्वेशन की भी प्रावधान नेट के लिए रखा गया है। इसमें आपको कुछ रिलैक्सेशन मिल जाता है नेट JRF के लिए, कुछ ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है। लेकिन यदि जनरल कैटेगरी की बात करूं तो जनरल कैटेगरी में आपका 30 इसमें उम्र रखी गई है। ठीक है साथियों, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं SET, सेट क्या होता है, तो सेट मैं बोलूँ तो सेट का मतलब होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, जैसे कि नेट होता है सेम उसी पैटर्न पे आपका अपना राज्य अपने स्तर के लिए अपने यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है हायर एजुकेशन लेवल, जिसको बोलते हैं स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो नेट होता है वो पैन इंडिया एलिजिबल रहता है। यदि आप मान लीजिए कि आप यूपी से हैं और आप कर्नाटक में वैकेंसी देखना चाह रहे हैं तो आपके पास या तो कर्नाटक का सेट होना चाहिए, अदरवाइज़ आपके पास नेट तो ऑल इंडिया वैलिड है तो आप नेट से भी उस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है साथियों, इसके अलावा यदि मैं बात करूं आपकी इसके अलावा अगर बात करूं, एक सेकंड रुकिएगा, UGC नेट, UGC नेट और CSIR नेट में क्या फ़र्क है तो मैं आपको बता दूं। जो UGC नेट है वो आपके आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ के जितने भी सब्जेक्ट हैं, इनमें जितने भी आपके और लिंग्विस्टिक, आप लैंग्वेज भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, ह्यूमैनिटिक्स में सब सारे सब्जेक्ट आते हैं ह्यूमैनिटिक्स में। ठीक है, ह्यूमैनिटीज़, आर्ट और लैंग्वेज के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो उन सभी के जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है वो आपका UGC नेट के थ्रू होते हैं। और इसके अलावा साइंस के जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, साइंस से जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, बायो के अलावा आपका मैथ है, इन सभी के जो एग्ज़ाम होंगे वो आपका CSI या नेट के अंदर आते हैं। ठीक है साथियों, यदि अब हम बात करते हैं NTA की। NTA क्या है? NTA एक टेस्टिंग एजेंसी है जिसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अच्छा, ये क्या काम करती है? तो बेसिकली ये काम करती है कि ये आपका UGC और CSIR एग्ज़ाम है उसको कंडक्ट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी NTA की होती है। ठीक है, NTA जो एक एजेंसी है जो कि आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। ठीक है, लेकिन अभी आप जब जाते हैं तो TCS का आईओन आप कुछ भी कह सकते हैं, ION जो इसका लैब यूज़ करती है। ठीक, NTA अपने कंप्यूटर नहीं देती है, ये लैब यूज़ करती है जो कि TCS की या ION की होती है। ठीक है, तो UGC
ने इसको अपना दे रखा है कि भाई आप एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, ठीक है। ये इसके पास जाती है कि भाई हमको आपकी लैब चाहिए, अब हमें अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है। तो इन तीनों में ये रिलेशन होता है, वो ये रहता है कि टीसीएस आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। यूजीसी मेन ऑटोनॉमी है जो कि पूरे को ओवरऑल को कंट्रोल करती है, और जितनी भी फंडिंग वगैरह होती है वो यूजीसी प्रोवाइड करती है। जैसे कि मान लीजिए जेआरएफ आपने क्वालिफाई किया, जेआरएफ के लिए जितनी भी आपको स्कॉलरशिप फेलोशिप मिलेगी वो आपको यूजीसी देगी, ठीक है। और एनटी क्या करेगी, उस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी किसके थ्रू, जो लैब यूज़ होगी वो आपकी टीसीएस ईओन की लैब यूज़ होती है। अब बहरहाल नई नई कंपनियां मार्केट में आ गई हैं, तो दूसरी भी शायद लैब यूज़ करते हैं ये लोग, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो मैंने आपको बताया एनटी क्या होता है। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, ये एक आपका स्टेचुरी बॉडी है जो कि आपका जितना भी हायर एजुकेशन का जितना भी काम होता है वो आपकी यूजीसी देखती है, ठीक है। नेट क्या होता है मैंने आपको बताया, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जो कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि हायर एजुकेशन पढ़ाने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी आपकी नेट की रहती है पीजी के साथ। जेआरएफ मैंने आपको बता दिया कि जेआरएफ में आपको फेलोशिप मिलती है 35,000 पीएचडी करने के लिए, ठीक है। सेट क्या होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। जैसे नेट होता है, नेट आपका पैन इंडिया लेवल एप्लीकेबल होता है, जबकि सेट आपका केवल स्टेट लेवल ही आपका वैलिड रहता है, ठीक है। जैसे कि मान लो आपने महाराष्ट्र सेट लिया, ठीक है, आपने महाराष्ट्र का सेट दिया, ठीक है। तो आपने जब महाराष्ट्र सेट दिया तो महाराष्ट्र सेट केवल महाराष्ट्र में ही एलिजिबल रहेगा, ठीक है। आप महाराष्ट्र की वैकेंसी ही कवर कर पाएंगे। यदि महाराष्ट्र की वेस्ट बंगाल के लिए वैकेंसी आती है तो आप महाराष्ट्र सेट से अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन आप नेट से महाराष्ट्र की भी कर सकते हो, वेस्ट बंगाल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है साथियों। इसके अलावा अब मैं बात करूँ, मैंने आपको एनटी के बारे में बता दिया, ठीक है। मैंने आपको बेसिक्स तो मैंने आपको सारे बता दिए। रिजल्ट मैंने आपको बता दिया 6% रहता है, 1% जेआरएफ का रहता है। चलिए मैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। एग्ज़ाम पैटर्न कैसे रहता है, देखिए सभी का एग्ज़ाम पैटर्न सेम होता है, ठीक है। 2 पेपर होते हैं सभी में। पहला आपका होता है रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड जिसके अंदर आपको 50 क्वेश्चन आते हैं। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, टोटल 100 नंबर का होता है। इसको करने के लिए आपको 60 मिनट दिए जाते हैं। कितने, 60 मिनट दिए जाते हैं, 1 घंटा दिया जाता है 50 क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। इसके अंदर आपका 10 यूनिट रहती हैं, ठीक है। वो मैं आपको सिलेबस का डिस्कस कर लूँगा, मैं आपको मोटा मोटा बता दूँ। तो 10 यूनिट में आपका पहले रिसर्च रहती है, सबसे पहले आपकी टीचिंग रहती है, ठीक है। रिसर्च रहती है, कॉम्प्रीहेंशन रहता है, कम्युनिकेशन रहता है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड रहती है, लॉजिकल रीजनिंग रहती है। इसी के अंदर आपका इंडियन लॉजिक होता है, आई आईसीटी होती है, ठीक है। पीपल एंड एनवायरनमेंट होता है। पीपल एंड एनवायरनमेंट के अलावा आपका एक हायर एजुकेशन होता है, ठीक है। तो बेसिकली कुल मिला के 10 यूनिट आपकी पेपर 1 में रहती हैं। पेपर 2 आपका सब्जेक्टिव रहता है, जो आपका मेन सब्जेक्ट है जिसको आप पढ़ाएंगे, जिसमें आपने पीजी करी हुई है, उससे आपका पेपर 2 रहता है। ये जो पेपर 2 रहता है इसमें आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, जो कि आपके 200 मार्क्स हो जाते हैं। मिनिमम पासिंग के लिए आपको दोनों सब्जेक्ट में 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे। यदि आप मान लीजिए, मैं आपको थोड़ा और समझा देता हूँ। जैसे कि पहला पेपर है, पहले पेपर में आपको 100 में से 40 मार्क्स कंपलसरी लेने होंगे। आपको 20 क्वेश्चन 100% सही करने होंगे। यदि आप 100 मान लीजिए, एक एग्जांपल बताता हूँ और सिंपल तरीके से समझाता हूँ। जैसे कि मेरे ओवरऑल 300 में से, ठीक है, 300 में से मार्क्स आए 210, ठीक, जिसमें कि मेरे 210 तो ज़्यादा हो जाएंगे, कम लेते हैं थोड़ा, है ना, थोड़ा कम लेते हैं। मैं मान लेता हूँ आपका 175, 176 में आपका नंबर मान लेता हूँ, ठीक है। जिसमें 36 नंबर तो आपके आए हैं
किसमें, पेपर 1 में। ठीक, अब बाकी बचे हुए आपके 140 नंबर, 70 क्वेश्चन पेपर 2 में ठीक हुए हैं। इस कैटेगरी से आपका नेट निकल गया, लेकिन आप नेट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आपका नेट क्वालिफाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको यहाँ मिनिमम क्राइटेरिया आपका 40 मार्क्स का है और यहाँ पे भी आपका 40 मार्क्स का है। यदि आप पहले दोनों सब्जेक्टों में मिनिमम 40 मार्क्स लेके आएंगे, उसके बाद आपकी जो 6% में रेट रहेगी उसके हिसाब से आप पास करेंगे। ठीक है, तो होपफुली मैं समझा पाया हूँ आपको सारी चीज़ें। ठीक है, मैंने आपको टाइम बता दिया है, ये सारी चीज़ जितनी